Dear students, in kinematics we know motion in terms of the position, velocity and acceleration without considering the factors which are responsible for the motion. Kinematics के इन फैक्टर्स को अगर हम लोग देखें जैसे डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, तो हम लोग पाएंगे कि ये सभी फैक्टर्स ये मोशन के इफेक्ट हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने मोशन के कॉज के बारे में डिस्कस नहीं किया। नाउ इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू कंसीडर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट, अदर ऑब्जेक्ट टू एक्सलेट। हम लोग अब बात करेंगे मोशन किस वजह से हो रही है, मोशन के कारण या मोशन का कॉज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज फोर्स। लोअर क्लास की बात करें तो हम लोगों ने जब लोअर क्लासेस में पढ़ा था फोर्स के बारे में, तो हम लोग फोर्स को इन टर्म ऑफ द पुश एंड पुल डिफाइन करते थे। जैसे डोर को हम लोग पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे फोर्स लगा रहे हैं, या मैन किसी ब्लॉक को पुश कर रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है, या किसी ब्लॉक को हम लोग पुल करते हुए स्ट्रिंग से बांध के पुल करते हुए लेके आ रहे हैं तो सर्टेनली हम लोग कहते थे कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। थोड़ा अगर आगे हम लोग डिस्कस करें फोर्स के बारे में तो कुछ और भी डेफिनेशंस आ जाती थी, जैसे फोर्स कैन कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। किसी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में था उसको रेस्ट में लाने के लिए जो हमें कॉज करना पड़ता था, जो इफेक्ट करना पड़ता था, जो हमें फिजिकल एफर्ट करना पड़ता था, उसको हम लोग फोर्स कहते थे। या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो हमें एफर्ट करना पड़ता था उसको हम लोग फोर्स कहते थे, राइट। इवन हम लोग ये भी कहते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसको स्लो डाउन या स्पीड अप करें तो भी हम लोग कहते थे कि फोर्स लगा रहे हैं। अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो फोर्स इज इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इन्वायरमेंट, राइट। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एक हमारे लिए फोर्स एक इंटरेक्शन है ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट के बीच में। ओके, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे फोर्स के बारे में जानने के बाद एक चीज़ और भी दिमाग में बात आती है कि फोर्स को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करें, हाउ टू डिस्क्राइब ए फोर्स। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए पहले एक दो चीज़ें दिमाग में लाते हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है कि फोर्स अगर हमें डिफाइन करना है या फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले बात आती है किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। फिर बात आती है कितना मैग्नीट्यूड फोर्स लगाएं, कितनी क्वांटिटी फोर्स लगाएं, हाउ मच एंड हाउ हार्ड द फोर्स पुश एंड पुल, राइट। ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। दैट मीन्स हम लोग जब फोर्स की बात करते हैं तो डायरेक्शन की बात करते हैं और उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सर्टेनली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। और वेक्टर वाले चैप्टर में हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना लर्न किया था। जैसे फोर्स को हमने सिंबल दिया कैपिटल एफ, उसके ऊपर एक एरो बना दिया तो हम लोग कहेंगे दिस इज द फोर्स वेक्टर, राइट। और एसआई यूनिट अगर हम लोग फोर्स की देखें तो उसको हम लोग न्यूटन कहते थे, कैपिटल एन लिख देते थे, राइट। और 1 न्यूटन को अगर हम लोग एसआई सिस्टम में फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो हम लोग लिखते थे 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हम लोगों ने फोर्स को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्स की। फोर्स को हम लोग किस तरह से क्लासीफाई करें। फोर्स को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, अदर इज द फील्ड फोर्स। जैसे नाम से क्लियर है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स की जब कभी भी बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। उस केस में दो ऑब्जेक्ट का आपस में कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे स्प्रिंग को हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं या पुश भी कर रहे हैं तो भी हम लोग कहेंगे ये कांटेक्ट फोर्स हुआ। या किसी ट्रॉली को मैंने स्ट्रिंग से बांधा और उसको पुल करता हुआ लेके जा रहा हूँ तो ये भी हमारे लिए कांटेक्ट फोर्स हो गया। या किसी फुटबॉल को मैंने हिट कर दिया तो भी हमने कांटेक्ट फोर्स लगाया। अब फील्ड फोर्स की बात करें तो सबसे पहले फील्ड फोर्स, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट से क्लियर है, इसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला फील्ड फोर्स जो हम लोग जानते थे वो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के थ्रू जानते थे, जिसमें देखते थे कि दो मासेस हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट।
तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा फील्ड फोर्स का। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दें तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को पुल करती है, राइट। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल आ जाएगा फील्ड फोर्स का। या फिर अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है और पास लेके आए तो जो अट्रैक्शन फोर्स आएगा वो भी हमारे पास फील्ड फोर्स का एक एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि सपोज एक मैग्नेट के पास हम लोग कोई आयरन पीस लेके आए तो अट्रैक्शन फोर्स आएगा, वो भी हमारे पास फील्ड फोर्स का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग फोर्स के बारे में जान गए, अब हम लोग मोशन में फिर से लौटते हैं, राइट। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मोशन को गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दो फैक्टर्स हैं जो मोशन को गवर्न करते हैं। पहला फैक्टर है फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और बॉडी, और दूसरा है मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री बेसिक लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग कहेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डील विद द फोर्स एंड मास एंड फॉर्मुलेट थ्री। ये इनके बारे में अगर देखें तो बहुत पहले से हम लोग डिस्कस करते रहे। एक्चुअल में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 3 सेंचुरी एगो सर आइजैक न्यूटन ने डेवलप किए थे। तो लेट अस लर्न न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की। फिर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें, जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किस तरह से इंटरेक्ट करती है, इसको डायग्रामेटिकली हम लोग जो भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। सो लेट अस लर्न न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो इस सेक्शन तक अभी तक हम लोगों ने लर्न किया व्हाट इज फोर्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उन फैक्टर्स के ऊपर, उन मेन फैक्टर्स के ऊपर जो मोशन को गवर्न करते हैं। पहला फैक्टर है फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग एनर्जिया कहेंगे। Now we are going to discuss three basic law of motion which deal with the force and masses and formulated more than 3 centuries ago by Sir Isaac Newton. ये 300 साल पहले डेवलप किए गए लॉ अभी भी गवर्न करते हैं मोशन को। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग अभी भी इन 300 साल पुराने लॉज को यूज करते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि इन लॉज को लर्न करने के बाद हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे, या किस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। पहला तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार मोशन के बारे में आता है कि कौन सी मैकेनिज्म है जो मोशन को चेंज करती है। इन लॉज को लर्न करने के बाद हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और एक और भी क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है मोशन के बारे में, व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट एक्सलेट मोर देन अदर। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आंसर कर पाएंगे, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ सिंपल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट लर्न न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में इस लॉ को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना होगा। इसके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द बॉडी ईदर रिमेन एट रेस्ट और मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म एनालाइज कर लें। क्या बात इंपॉर्टेंट है इस लॉ के बारे में कि पहली चीज़ तो है कि अगर कोई भी नेट फोर्स किसी बॉडी में नहीं लग रहा है तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। वेलोसिटी की बात आती है तो एक वेक्टर क्वांटिटी की बात हमारे दिमाग में आ जाती है, और वेक्टर क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लगा हुआ है इसके साथ स्ट्रेट लाइन,
ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, राइट, कि ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट शुड कीप ऑन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, राइट। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और भी हम लोग लर्न करते थे कि वंस बॉडी हैज़ बीन सेट इनटू द मोशन, नो फोर्स इज नीडेड टू कीप द मोशन गोइंग ऑन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज ग्रेविटेशन फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, या आप कह लें कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रहा है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर एक बार मोशन को हमने स्टार्ट कर दिया तो उस मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें कोई भी नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इन अदर वर्ड वी कैन से नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, द एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ज़ीरो, राइट। अगर किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है तो उसका एक्सलेशन जीरो होगा। सर्टेनली हम लोग कह सकते हैं कि इट शुड मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस की, इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को डिफाइन करता है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। In fact, inertia is an inherent property of all bodies, by virtue of which they cannot change the state of rest or uniform motion along the straight line or their own, by their own, right? और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं inertia। ये अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन, जैसे पहला स्टेटमेंट था हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो, नेट फोर्स ना लगा हो। तो ये स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे इनर्शिया के स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनर्शिया के बारे में, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ इन शॉर्ट अगर कहें इनर्शिया के बारे में या फर्स्ट लॉ के बारे में, तो हम लोग कह सकते हैं इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, remain at rest, and if it is moving at the constant velocity, it will keep on moving at the constant velocity until external force act on the body, right। ये हमारे पास होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इनर्शिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, राइट। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट का मतलब क्या हुआ, इट इज एनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इटसेल्फ। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर वही वाली स्टेटमेंट आ गई कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट दूसरी कैटेगरी इसकी है इनर्शिया ऑफ द मोशन। Inertia of the motion is the inability of the body to change by itself the state of uniform motion। अगर ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। और थर्ड कैटेगरी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इनर्शिया की, है इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, राइट। मतलब क्या है, इट इज़ एनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कर्व में नहीं जाएगा, राइट। ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इनर्शिया की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट द कर्व पाथ। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ के बारे में देखा। फर्स्ट लॉ डज नॉट से दैट ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्किल विल कंटिन्यू टू मूव इन द सर्किल विदाउट नॉन जीरो नेट फोर्स। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट, अगर हम लोगों ने लर्न किया था कि स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की थी। अगर हम लोग कर्व पाथ की बात कर रहे हैं या सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो अगर स्पीड कांस्टेंट भी है तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी विल चेंज। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ डज नॉट से an object is moving in the circle will continue to move in the circle without non-zero constant force, non-zero net force, right। क्योंकि हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होगी। In fact, if object is moving in the circle और एनी अदर कर्व पाथ, सर्किल की अकेले नहीं, किसी भी कर्व पाथ की अगर हम लोग बात करें तो हमें डायरेक्शन को चेंज करने के लिए नेट फोर्स लगाना ज़रूरी है, ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट लॉ के बेसिक पार्ट को लर्न कर लिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि कितना लर्न किया है। कुछ
छोटी छोटी सी स्मॉल क्विजेस के थ्रू। तो पहला स्टेटमेंट या पहली क्विज हम लोग यहाँ पे लेते हैं। आपको यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा, आपको यहाँ पे चेक करने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए ऑप्शन, it is possible for an object to have motion in the absence of the force on the object. B statement, it is possible to have force on an object in absence of the motion of the object. And C statement, neither statement A nor statement B is correct. D part है, both statement A and B are correct. हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। 1 में लिखा हुआ है, it is possible for an object to have motion in absence of the force or forces on the object। मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना पॉसिबल है इन absence of the force, certainly पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ग्रेविटेशन फ्री स्पेस में, या सपोज फ्लोर में विदाउट फ्रिक्शन का फोर्स है, उसमें मूव करा दिया, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो फोर्स की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया में भी ये लर्न किया था। तो स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। बी के बारे में भी बात कर लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू हैव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ द मोशन ऑन द ऑब्जेक्ट। बी स्टेटमेंट है कि क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा हुआ है और मोशन भी नहीं हो रही है? पॉसिबल है। अगर फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, उनका वेक्टर सम अगर 0 हो रहा है तो पॉसिबल है कि नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 हो जाए तो सर्टेनली मोशन ऑब्जेक्ट की नहीं होगी, वो हमारे पास कैसा होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, अब हम लोग एक और भी स्मॉल क्विज को देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप is a curved barrier that exerts the force on the ball, guiding the motion in the circular path as shown। ये आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, ये सर्कुलर बैरियर है, इनफैक्ट कर्व बैरियर। और यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक बॉल को पुश कर दिया गया है फोर्स लगा के, और यहाँ पे फ्रिक्शन अब्सेंट है। हम लोग यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ले रहे हैं, देयर इज़ नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो ये जो बॉल है ये इस पाथ में गाइड हो रही है, इस तरह से मूव कर रही है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये पाथ यहाँ पे एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आफ्टर द बॉल लीव द बैरियर विच ऑफ द डेस पाथ सोन डज इट फॉलो। बैरियर को लीव करने के बाद ये कौन सा पाथ फॉलो करेगी? ए पाथ में देख रहे हो कि ये सर्कुलर पाथ में जा रही है, बी पाथ में देख रहे हो स्ट्रेट जा रही है, और सी पाथ में देख रहे हो ये इस पाथ में जा रही है। ओके, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये नहीं कहा गया है कि कर्व पाथ में मूव कर रहा है या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हमें कोई नेट फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ की जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, ये जो बैरियर की वॉल इस बॉल पे फोर्स लगा रही होगी, इसकी वजह से कर्व पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये वॉल ख़त्म हो गई, इसके मोशन को या इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर लीविंग द ट्रैक इट विल मूव इन द पाथ बी। ओके, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड चेंज इन मोशन। चेंज ऑफ मोशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे तो ये एक्चुअल में है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग मास और वेलोसिटी के बारे में देखें तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है मोशन का। इसको हम लोग कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ द मोशन। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ द मोशन। और इस क्वांटिटी ऑफ द मोशन का एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल p वेक्टर से, और स्मॉल p वेक्टर इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ओके, अब न्यूटन सेकेंड लॉ में थोड़ा सा और देखें। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेट करता है मास और चेंज इन द मोशन। मोर प्रिसाइज वे में अगर देखें तो न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन था वो क्वांटिटी ऑफ द मोशन था। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, इक्वल होता है, क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन किया था P इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, राइट। और इसको हम लोग कहते थे इंडिकेटर ऑफ द मोशन, और ये इंडिकेटर ऑफ द मोशन जिस रेट से चेंज होता है उस रेट को हम लोग कहते हैं फोर्स, राइट। द रेट एट विच द बॉडीज मोमेंटम चेंज इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में देखें तो इसको लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी। ओके, अब थोड़ा सा इसे हम लोग और एनालाइज करते हैं। सपोज बॉडी जिसमें हमने फोर्स लगाया उसका मास कांस्टेंट है, अब मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ओके, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब P की जगह हम लिख देते हैं मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है तो मास कैन बी टेकन आउटसाइड द डेरिवेटिव, और dv बाई dt इज नथिंग बट इट इज द एक्सेलेरेशन। ओके, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आया, F इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन, F इक्वल टू ma। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, राइट। और ये जो F इक्वल टू ma जो फॉर्मूला है, इनफैक्ट इसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं। इनफैक्ट इसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस लॉ आल्सो इंक्लूड द फर्स्ट लॉ। इनफैक्ट ये फर्स्ट लॉ का एक स्पेशल केस बन गया। अगर हम लोग F की वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दें तो मास कैन नॉट बी जीरो, एक्सलेशन विल बी जीरो, राइट। दैट मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो उसका एक्सलेशन भी जीरो होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज। ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे एक और भी स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और किसी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, राइट। सेवरल फोर्सेस, मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेक्टर समेशन ऑफ द फोर्स कर सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे सिग्मा F इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ द फोर्स, और किसी सिंगल फोर्स जब लग रहा था तो फॉर्मूला था F इक्वल टू ma, राइट। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा F इक्वल टू मास, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, राइट, या मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें और बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होगा नेट फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, राइट। अगर हम लोग इसे वेक्टर के फॉर्म में ब्रेकअप कर दें, दैट इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन इन द एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में कहेंगे सिग्मा वाई इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन इन द वाई डायरेक्शन। सिमिलरली जेड के लिए लिख देंगे सिग्मा जेड इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन इन द जेड डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और भी हम लोगों के लिए ध्यान रखने वाली है, हम लोग F इक्वल टू ma फॉर्मूला लिखते हैं, तो कई केसेस में मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन को केवल लिखने के बाद हम लोग कह देते हैं कि एक फोर्स है। एक्चुअल में मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज नॉट ए फोर्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ द नेट फोर्स। ओके, तो एक छोटा सा क्विज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम लोगों ने डेवलप कर पाई है। तो देखते हैं क्या क्विज है। क्विज में है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नो एक्सेलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो कोई भी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, और कौन सा ऑप्शन या कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है ए सिंगल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे केवल एक फोर्स लगा हुआ है,
दूसरा ऑप्शन है नो फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्सेस नहीं लगे हुए। सी ऑप्शन है फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बट द फोर्सेस कैंसिल आउट। अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखें, सिंगल फोर्स, सिंगल फोर्स भी नेट फोर्स दे सकता है। सिंगल फोर्स तो हमेशा नेट फोर्स होगा, जो भी फोर्स लगा हुआ है वही नेट हो गया। दैट मीन्स F इक्वल टू एम इज एप्लीकेबल, F इक्वल टू एम इज एप्लीकेबल, दैट मीन्स एक्सलेशन कैन नॉट बी जीरो। तो ये ऑप्शन तो हमारे लिए करेक्ट नहीं होगा। नो फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है, जीरो फोर्स है, तो F इक्वल टू एम में अगर F जीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सलेशन भी जीरो हो जाएगा। थर्ड में पार्ट भी हमारे लिए सेम है, फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बट फोर्सेस कैंसिल आउट। फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन अगर कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमारे पास नेट एक्सलेशन की वैल्यू जीरो होगी। ओके।